आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं सर्वेश शुक्ला स्वागत करता हूं। आप लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था मुझे क्लास किए हुए। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर उपस्थित हो रहा हूं और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के दूसरे चैप्टर का 5वां पार्ट लेकर आया हूं। इस चैप्टर का यह अंतिम पार्ट भी है। इस चैप्टर का यह अंतिम पार्ट भी है और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के हमने जितने भी पार्ट बनाए थे, उन सभी पार्टों को हमने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सभी पार्टों को देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे। यह बहुत लंबा पार्ट नहीं होगा। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो अब तक 4 पार्टों के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य छूट गए हैं, आज मैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में हमने पढ़ा कि यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, रूसी क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए, यूरोप में समाजवाद फैला। हाँ, उसके बाद रूस में भी समाजवादियों ने अपनी सरकार किस तरह से बनाई। रूस की जो जार शासन व्यवस्था थी, जो वहाँ के राजा थे, उनकी यह उपाधि थी जार। उन्हें किस तरह से अपना राजशाही सिंहासन छोड़ना पड़ा। इन सब तमाम पहलुओं पर हम पिछले पार्टों में ही चर्चा कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि अक्टूबर की क्रांति के बाद यूरोप में क्या बदला। अक्टूबर की क्रांति के बाद यूरोप में क्या बदलाव हुए, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। और स्टालिन के कुछ महत्वपूर्ण आदेशों या स्टालिन से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यूरोप में समाजवाद किस तरह से फैला, इसके विषय में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद रूस में समाजवाद का जन्म कैसे हुआ, हमने इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा ही कर चुके हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जब अक्टूबर की क्रांति हुई, अक्टूबर 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद क्या परिवर्तन हुए थे कि जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविकों की सत्ता में वापसी हो गई और बोल्शेविकों के जो लेनिन के जो 3 सिद्धांत थे, उन तीनों सिद्धांतों को लागू भी कर दिया गया। उनके सिद्धांत क्या थे कि युद्ध को समाप्त किया जाए। हाँ, युद्ध को समाप्त किया जाए और जमीनों को किसानों के हवाले कर दिया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये सब चीज़ें अक्टूबर 1917 के बाद लागू हो चुका था। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि रूस में अक्टूबर के बाद क्या बदला, तो इसे आप पॉइंट में लिख लीजिए कि रूस में अक्टूबर के बाद निम्न बदलाव हुए। निम्न बदलाव हुए। क्या बदलाव हुआ? सबसे पहला बदलाव जो हुआ वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका स्वामित्व और इसका स्वामित्व तथा प्रबंधन सरकार के हाथों में था। यह पहला बदलाव हुआ था अक्टूबर की क्रांति के बाद। और उसके बाद दूसरा बदलाव क्या हुआ था? जमीनों को किसानों को सौंप दिया गया। जमीनों को किसानों को सौंप दिया गया। मतलब अभी तक जो अभिजात वर्ग के हाथों में जो जमीन का मालिकाना हक था, उनसे छीनकर किसानों को सौंप दिया गया। यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था अक्टूबर की क्रांति के बाद। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव था वह था अभिजात वर्ग के पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। और इसके बाद जो चौथा परिवर्तन हुआ था, चूंकि बोल्शेविकों का उदय परिवर्तन के लिए हुआ था, यह रूस में बदलाव चाहते थे, तो इन्होंने बदलाव की दृष्टि से क्या किया कि अधिकारियों और सेना के वर्दियों को बदल दिया गया। सेना के वर्दियों को बदल दिया गया। इसके लिए 1918 में एक दिखाई देगा तो लिख दें। इसके लिए 1918 में परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सोवियत टोपी बुदयोनका का चुनाव किया गया था। ठीक, इसे लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग सुन लीजिए कि इसके लिए जब रूस के अधिकारियों और सेना के वर्दियों को जब बदला गया, तो इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, और जिसमें सोवियत जो टोपी थी उसका चुनाव किया गया था। सोवियत टोपी को बुदयोनोवका के, बड़ा अजीब नाम है, बुदयोनोवका के नाम से उसको जाना जाता था। तो अधिकारियों और सेना के वर्दियों को बदला गया, और इसके लिए 1918 में, पॉइंट में लिख लीजिए कि रूस में
1918 में परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। किया गया था, जिसमें सोवियत टोपी लिख लीजिए, बुदियोनोवक्का का चुनाव किया गया था। ठीक है, तो रूस में 1918 में परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनोवक्का का चुनाव किया गया था। इतना क्लियर है? इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस में अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुए, टिप्पणी कीजिए। तो 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है और इन्हीं चारों पॉइंटों को लिख देना है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो रूस में यह महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद। और बोल्शेविकों ने उसके बाद क्या किया कि बोल्शेविकों ने अपनी पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया। और जब पार्टी का नाम चेंज किया तो उन्होंने फिर क्या नाम रखा, अब इसके विषय में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। चूँकि जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि इन फ्यूचर ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ था कि अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद जो बदलाव हुए हमने उन सब पहलुओं पर चर्चा किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि रूस के जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो बोल्शेविक पार्टी का नाम नवीन नाम क्या रखा गया? यह प्रश्न है कि अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी को किस नाम से जाना जाता है, या बोल्शेविक पार्टी को किस नाम से जाना जाता था, यह प्रश्न है। इसे आप अलग से प्रश्न बनाकर लिख लीजिए कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर की क्रांति के बाद अपनी पार्टी का नाम बदलकर
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है, यह प्रश्न एक लाइन में पूछा जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन में, या यह बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर की क्रांति के बाद अपनी पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है, यह प्रश्न वन लाइनर में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद बोल्शेविकों ने चूंकि बोल्शेविकों ने रूस में परिवर्तन लाने के लिए राजनैतिक रूप धारण किया था, तो बोल्शेविकों ने 1917 में संविधान सभा का चुनाव कराया, किंतु इसमें उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। तो लिख लीजिए, अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि बोल्शेविकों ने संविधान सभा का चुनाव कब करवाया था, या संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाया था, तो लिख लीजिए प्रश्न कि बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाया था। तो लिखिए कि बोल्शेविकों ने नवंबर बोल्शेविकों ने नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था। यह दो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाया था। तो बोल्शेविकों ने नवंबर 1917 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद, लेकिन इसमें इन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था, हमने बताया, और बहुमत न मिल पाने के कारण असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को 1918 में अस्वीकार कर दिया था। तो लिख लीजिए आगे कि असेंबली ने चूंकि 1917 में बोल्शेविकों ने जब संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया था, तो इसमें बोल्शेविकों को बहुमत नहीं मिल पाया था, और बहुमत न मिल पाने के कारण असेंबली ने इनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। असेंबली ने इनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। तो प्रश्न लिख लीजिए कि असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को कब अस्वीकार किया था। असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को कब अस्वीकार किया था, यह प्रश्न है। लिख लीजिए इसे। चलिए लिखिए उत्तर। असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को 1918 में अस्वीकृत
1918 में अस्वीकार या 1918 में खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है कि असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को कब खारिज किया था? तो असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को 1918 में खारिज कर दिया था। यह सही है। इसके बाद क्या हुआ था कि जब अप्रस्ताव खारिज किए तो उसके बाद रूस में केवल एक ही पार्टी बची थी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविकों की जो थी, और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था, मतलब कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाला दूसरा कोई पार्टी नहीं था। तो इसके बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो चाहते थे वही करते थे, लोग उससे खुश रहें ना खुश रहें। तो उसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ था कि जो रूस के लोग जर्मनी से विरोध करते थे, जर्मनी का विरोध करते थे, जर्मनी के विरोध के कारण सेंट पीटर्सबर्ग का नाम तक चेंज कर दिया था, जर्मन शब्द से विरोध करते थे, और उनके मतलब कि रूस के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह अपने लोगों का अनसुना करके, अपने लोगों की बातों का अनसुना करके जर्मनी से संधि कर लिया था। तो जर्मनी से संधि कब किया था? तो लिखिए प्रश्न कि बोल्शेविकों ने जर्मनी से संधि कब किया था? तो लिखिए बोल्शेविकों ने 1918 ईस्वी में 1918 ईस्वी में ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर लिया था। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को जो था उसे संसद का नाम दे दिया गया था। ठीक है, इसे आप पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा कर रखिए कि अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का नाम दे दिया गया था। ये सारे बदलाव अक्टूबर की क्रांति के बाद ही हुए हैं। ये सारे बदलाव अक्टूबर की क्रांति के बाद ही हुए हैं। अगर पूछे अगर यह प्रश्न विस्तार में पूछा जाए, विस्तृत उत्तरी प्रश्न में पूछा जाए, तो ये सब चीजें आप उसी में लिख सकते हैं। अगर प्रश्न कहे कि रूस में अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदलाव हुए, विस्तार में चर्चा कीजिए या विस्तृत टिप्पणी कीजिए, तो आप इन सभी पॉइंट्स को उसी प्रश्न में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चूंकि रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश हो गया था, अखिल सोवियत कांग्रेस को देश की संसद का नाम दे दिया गया था। चलिए, केवल जो पॉइंट्स हैं हम केवल उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भूमिका बनाते हैं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसी के कारण केवल जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है।
चलिए अब अगला प्रश्न है कि रूसी गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते हैं? रूसी गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते हैं? तो लिखिए कि रूसी गुप्तचर पुलिस को पहले चेका के नाम से बाद में OGPU, ये सब गुप्तचर पुलिस का ही नाम है कि सबसे पहले रूसी गुप्तचर पुलिस को चेका कहा गया, बाद में OGPU और उसके बाद NKVD और इसके बाद NKVD के नाम दिया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे, बहुविकल्पी में संभवतः यह प्रश्न पूछेगा कि रूसी गुप्तचर पुलिस को किस नाम से जानते हैं या रूसी गुप्तचर पुलिस को क्या कहा जाता है, तो रूसी गुप्तचर पुलिस को चेका, बाद में OGPU और इसके बाद NKVD, ये तीनों नाम रूसी गुप्तचर पुलिस के नाम हैं। चेका, NKVD और OGPU, ये तीनों विकल्प में अगर रहेंगे तो ये सभी, और अगर इन तीनों में से कोई एक रहेगा तो उसका उत्तर यही होगा। ठीक है, हाँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जब बोल्शेविकों ने किसानों को जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी, तो उसके बाद किसानों ने अगले ही दिन जो अभिजात वर्ग के घर थे या जो गोदाम थे सभी को लूटना शुरू कर दिया और किसानों ने जमीनों पर जबरन कब्जा करने शुरू कर दिया, जिसके बाद देश में गृह युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद जब बोल्शेविकों ने पुनः जमीन वितरण का आदेश दिया तो सेना भी टूटने लगी, क्योंकि बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो पुलिस में थे, जो सेना में थे, और सेना भी टूटने लगी थी। उसके बाद रूस में धीरे धीरे गृह युद्ध का जन्म होने लगा और चूँकि जो अभिजात वर्ग के लोग थे या जार समर्थक जो लोग थे, उनका रूस के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा था, और रूस के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा होने के कारण वे ताकतवर थे और उनका सहयोग भी अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापानियों की टुकड़ियों ने भी उनका सहयोग कर रहा था, जिसके कारण अभिजात वर्ग के जो लोग थे वे और ताकतवर होते गए। चूँकि उनका पहले से ही अधिकांश भूमि पर कब्जा था, तो अधिकांश भूमि पर कब्जा होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी ताकत बढ़ती गई, और इनकी ताकत बढ़ने के बाद रूस में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो इसके बाद अब हम कुछ और प्रश्न है उस पर चर्चा करके फिर इस क्लास को समाप्त कर देंगे। चलिए।
चलिए, इसके बाद अब जो अगला प्रश्न है कि गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा तथा किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिस पर उन्होंने कब्जा किया था, और अफसरों से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाने के लिए कहा गया, और इसके लिए 5 वर्ष का समय दिया गया जिसे पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। और रूस का जो 2 पंचवर्षीय योजना था, प्रथम जो 2 पंचवर्षीय योजना था 1900, लिख लीजिए इसको, कि पहली 2 रूस की पहली 2 पंचवर्षीय योजना, पहली 2 पंचवर्षीय रूस की पहली 2 पंचवर्षीय योजना 1927 से 32 और 1933 से 38 2 योजना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रूस की पहली 2 पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छोड़ दिया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रूस की पहली 2 पंचवर्षीय योजना 1927-32 और योजनाओं कर लीजिए, योजनाओं के दौरान, यहाँ पे लिख लीजिए के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कीमतें निश्चित कर दी। ठीक है, रूस की पहली 2 पंचवर्षीय योजनाओं 1927 से 32 और 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कीमतें निश्चित कर दी। ठीक, ये पॉइंट के रूप में आप इसे लिख लीजिएगा। इसके बाद 1927-28 ईस्वी में 1927-28 में रूस के शहरों में अनाज का भारी कमी आ गया। रूस के शहरों में अनाज की भारी कमी हो गई, जिसके बाद चूंकि जो स्टालिन ने कीमतें तय की थी, उस कीमत पर किसान और व्यापारी वर्ग के लोग अनाज बेचने के लिए मना कर दिए। अब जब किसानों ने और व्यापारियों ने अनाज को इकट्ठा कर लिया और उसे बेच नहीं रहे थे, तो रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। जिसके बाद क्या हुआ कि स्टालिन ने अपनी पार्टी के लोगों को आदेश दिया कि आप लोग जाकर उन व्यापारियों से, उन किसानों से जबरन अनाज खरीदिए। और स्टालिन ने यह आदेश कब दिया था, तो लिख लीजिए
कि स्टालिन ने 1928 ईस्वी में स्टालिन ने यह आदेश कब दिया था? तो स्टालिन ने 1928 ईस्वी में पार्टी के सदस्यों को यह आदेश दिया कि आप लोग जाकर किसानों से और व्यापारियों से जबरन अनाज खरीदें। तो यह आदेश दिया था स्टालिन ने, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न और हैं, उस पर हम चर्चा करके फिर इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। चलिए, रूस में इसके बाद जब स्टालिन ने अपने पार्टी के लोगों को यह आदेश दिया कि आप लोग जाकर व्यापारियों से और किसानों से जबरन अनाज खरीदिए, तो उसके बाद रूस के खाद्यान्न जो स्थिति थी उसमें कुछ सुधार हुआ। लेकिन उसके बाद एक प्रश्न और है कि रूस में संपन्न किसानों को किस नाम से जानते थे? तो रूस में लिख लीजिए कि रूस में संपन्न किसानों को कुलप कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। रूस में संपन्न किसानों को कुलप कहा जाता था। इसके बाद स्टालिन ने सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया और 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश दिया। लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया, किसानों ने, व्यापारियों ने तथा लोगों ने भी इसका विरोध किया, जिसके बाद रूस में जो खाद्यान्न संकट था वह बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा आया
कि 1930 से 33 की खराब, चूंकि जो किसान या जो व्यापारी सामूहिकीकरण का विरोध कर रहे थे उनको कठोर दंड दिया जाता था, कुछ को तो निर्वासित कर दिया जाता था, दूसरे देश भेज दिया जाता था, इस तरह का दंड दिया जाता था। तो स्टालिन के चूंकि सामूहिकीकरण का विरोध किया किसानों ने, लोगों ने, इसके बाद क्या हुआ कि 1930 से 33 के दौरान खराब फसल के कारण रूस में या रूस के सोवियत इतिहास में सबसे भयंकर अकाल पड़ा, सबसे भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो छूट गए थे अब तक। हमने उन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया और इस क्लास को अब हम समाप्त करते हैं। क्योंकि आपके लिए जितना भी महत्वपूर्ण था, जो भी प्रश्न थे, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद है कि कोई प्रश्न छूटा नहीं होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न छूट गया होगा तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर वहीं पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। रूसी क्रांति के बाद या सोवियत संघ का जो हुआ था उसका विश्व भर में क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व भर में जिस तरह से रूस में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, उसके बाद विश्व के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, इसी तरह से यूरोप के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ। ठीक है, तो रूसी क्रांति का विश्व में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला और हमने इन सब पहलुओं पर चर्चा भी किया जो भी महत्वपूर्ण थे। क्योंकि इस चैप्टर का 5वां पार्ट है और काफ़ी दिनों के बाद हम इस पार्ट को अपलोड भी कर रहे हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण थे हमने उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। कोई भी प्रश्न नहीं छूटा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। फिर अगले चैप्टर को लेकर हम आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।